नमस्कार, झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। झारखंड कांग्रेस के सभी 18 विधायकों का जुटान आज दिल्ली में होगा। राहुल गांधी के सामने पार्टी के सभी विधायक न सिर्फ अपनी हाजिरी लगाएंगे बल्कि अपनी पीड़ा से भी आला नेताओं को अवगत कराएंगे। पूर्व प्रभारी आरपीएन सिंह के बीजेपी में जाने और प्रदेश के अंदर कांग्रेस विधायकों के पाला बदलने की संभावना के मद्देनजर ये मुलाकात बेहद ही खास होने वाली है। फिलहाल कांग्रेस हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली सरकार में छोटे भाई की भूमिका में है। ऐसे में कांग्रेस सुरक्षित जोन तलाश कर रही है। उसका उद्देश्य सरकार में रहते हुए खुद को पहले से ज्यादा मजबूत करना और नाराज वोट बैंक को खुश करना है। तो आज दिल्ली में हाजिरी लगाने वाले हैं झारखंड कांग्रेस के नेता। सभी झारखंड कांग्रेस के विधायकों से आज 1-to-1 बात करेंगे राहुल गांधी। कोरोना के कारण हम लोग और हमारे विधायक कई बार अपने नेता से नहीं मिल पा रहे थे। आदरणीय हमारे प्रभारी अविनाश पांडे जी जब यहाँ आए झारखंड में तो उन्होंने सभी विधायकों ने इच्छा जताई थी कि हम लोगों की मुलाकात राहुल जी से हो और आला नेताओं से हो। तो उसके मद्देनजर एक समय तय किया गया है। हम लोगों को कल बुलाया गया है। हम लोग जाएंगे, अपनी अपनी बात जो मर्जर से संबंधित मामला है, इस मामला को मैं रखूंगा। बाकी जो यहाँ पर जो आदिवासी मूलवासी के महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं और विशेषकर क्षेत्रीय इशू, चूंकि राष्ट्रीय पार्टी है तो क्षेत्रीय इशू को भी हमको रखना है। बहुत इच्छा जताई थी। और हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि सिसोदिया अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। सीधे उनके पास चलते हैं। रवि, सबसे पहले तो ये बताइए कि कितने वक्त जो है तय किया गया है, कब ये मीटिंग शुरू होने वाली है और झारखंड कांग्रेस से कौन कौन से बड़े नेता आज इस मीटिंग में शामिल होने वाले हैं? देखिए, करीब दोपहर में 3:30 बजे ये बैठक होगी और जो अभी नई कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है, कोऑर्डिनेशन कमेटी के तमाम सदस्य होंगे, जो विधायक होंगे और जो मंत्री हैं कांग्रेस कोटे के झारखंड सरकार में वो भी रहेंगे। क्योंकि जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता था, जब आरपीएन सिंह प्रभारी थे तो उस दौरान कई विधायकों की तरफ से ये सवाल खड़ा किया जा रहा था कि उन्हें आलाकमान से मिलने नहीं दिया जा रहा था और समय नहीं मिल पाता था। हालांकि इस पर बात करने के लिए हमारे साथ झारखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अजय कौर, उनसे बात करते हैं। सर, आज जो बैठक है, किस लिए आज ये बैठक बुलाई गई राहुल गांधी घर पे? नए प्रभारी जी अविनाश पांडे जी और सह प्रभारी उमंग सिंगार जी के झारखंड दौरा के बाद ये निर्णय लिया गया था कि कोऑर्डिनेशन कमेटी गठित की जाएगी। तो उस कोऑर्डिनेशन कमेटी की एक बैठक है राहुल जी के साथ, वेणुगोपाल जी के साथ। उसके अलावा सभी लोग का कहना था कि कुछ समय से कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण की जो है बातें जो है सही तरीके से दिल्ली नहीं पहुंचाई जा रही थी। ये शिकायत प्रभारी जी को भी दी गई और उमंग सिंगार जी का भी यही राय था। तो इसलिए एक बैठक की राहुल जी हमेशा चाहते हैं कि लोग के बीच में संवाद हो, क्योंकि राहुल गांधी जी से मिलना बहुत आसान है। लेकिन सर, क्या एकजुटता दिखाने की कोशिश है? क्योंकि वहाँ पे ये माना जाता है कि जब प्रभारी थे आरपीएन सिंह तो कहीं ना कहीं पार्टी में बिखराव दिख रहा था। कई विधायकों के बारे में कहा जाता है कि बीजेपी के संपर्क में है, पार्टी टूट सकती है। तो क्या एकजुटता दिखाने के लिए बैठक बुलाई गई है? नहीं, देखिए, आरपीएन सिंह जी चले गए तो उन पर ज़्यादा टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहूँगा, परंतु जो माहौल जो बना दिया गया था हमारे समझ में किसी भी राजनीतिक दल के लिए उचित नहीं था। अविनाश पांडे जी एक परिपक्व नेता हैं। उनके जो 3 दिन के दौरान टूर के दरमियान जो है, मुझे लगता है कि वो कम से कम 700-800 लोग से मुलाकात किए होंगे। उमंग सिंगार जी भी थे, सभी लोग थे। तो बातचीत होती है, बातें निकलती हैं। आधी समस्या तो बोलने से ही समाधान हो जाती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि एक तो राहुल जी हमेशा चाहते हैं कि प्रदेश के कार्यकर्ता नेता तो छोड़ दीजिए, कार्यकर्ता से मिलने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। तो रवि, जरा उनसे ये भी पूछिए कि हमेशा से झारखंड कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं 2 गुटों में बटी हुई नजर आती है और इस बार भी झारखंड कांग्रेस के जो नेतृत्व है उसको लेकर भी क्या इस मीटिंग में बातचीत हो सकती है? क्या उसमें बदलाव देखने को मिल सकता है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो सामने आके कह रहे हैं कि जो अभी जो पहले के जो नेतृत्व चलते आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं आरपीएन सिंह के थोड़े करीबी हैं। तो क्या इसको लेकर के भी बातचीत हो सकती है?
बिल्कुल, देखिए एक अहम सवाल ये है कि नेतृत्व को लेकर भी क्या बातचीत हो सकती है, क्योंकि जो अभी मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष है उनके बारे में कहा जाता है कि वो आरपीएन सिंह के काफ़ी करीबी मान जाते हैं, तो क्या ऐसे में इस पर भी चर्चा हो सकती है आज की बैठक में? नहीं, देखिए एक चीज़ है, मुझे नहीं लगता है कि किसी भी पार्टी के जो चर्चा, देखिए पहले काम है कि ये मेरे कार्य क्षेत्र के बाहर की बात है। दूसरी बात है, मैं नहीं, हम तो राहुल जी और कांग्रेस को जो काम करने का तरीका इस तरीके से कभी संगठन ने काम नहीं किया है। प्रभारी जी की जिम्मेदारी है, लोग बैठेंगे अपने बातें रखेंगे। पहले ये बैठक सिर्फ मुझे जो जानकारी है कि दूर दूर तक उस तरह के विषय पर चर्चा नहीं हो रही है। गुटबाजी तो पार्टी के अंदर है सर, आप तो अध्यक्ष भी रहे हैं झारखंड कांग्रेस के। चीज़ है, हर परिवार, देखिए गुटबाजी इसलिए दिखाई देती है क्योंकि एक लोकतांत्रिक पार्टी है। बीजेपी में तो दो ही व्यक्ति हैं और दो ऐसे व्यक्ति हैं जो सबको दबा देते हैं। लोकतांत्रिक पार्टी है तो लोग बोलेंगे तो उसको बाहर से क्या मंत्रिमंडल में भी कुछ फेरबदल हो सकता है क्या? उसको लेकर भी इस मीटिंग में कुछ बातें होंगी या कुछ दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं? सर एक अहम सवाल ये भी आ रहा है कि क्या मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर भी चर्चा की जा सकती है, क्योंकि वहाँ कई ऐसे विधायक है जो मांग कर रहे थे कि मंत्रिमंडल में विस्तार हो, कई नेता हैं उनकी तरफ से मांग की जा रही है, तो क्या इस पर भी कुछ चर्चा हो सकती है आज की बैठक में? देखिए, मंत्रिमंडल और नेतृत्व के बदलाव के बारे में इस तरह की बैठक में नहीं होती है अधिक कोई भी राजनीतिक दल। आज की बैठक सिर्फ इसलिए बुलाई गई है ताकि ये सब लोग से सबकी बात सुने और सबको टास्क दिया जाए कि संगठन को कैसे मजबूत बनाना है। आज का मीटिंग सिर्फ ये है कि प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, मंच मोर्चा के अलग अलग पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं को कैसे राजनीतिक रूप से मजबूत करना है, संगठन को मजबूत करना है, चर्चा इसी पर है बस। आप कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर भी हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि दिल्ली से जुड़े हुए थे और उनके साथ झारखंड कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़े हुए थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये जो मीटिंग है वो मीटिंग इसलिए बुलाई गई है ताकि हर एक लोगों से 1 to 1 बातचीत हो सके और वो अपनी बातें राहुल गांधी तक पहुंचा सके और राहुल गांधी उन्हें आगे आने वाले दिनों में किस तरीके से झारखंड कांग्रेस को मजबूत करना है उसको लेकर टास्क देख सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते हैं आगे। झारखंड के भोक्ता, गंजू समेत 10 समुदाय को एसटी में शामिल करने का बिल राज्यसभा में पारित हो गया है। 8 साल पहले इसके लिए पहल हुई थी। कल केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने राज्यसभा में बिल पेश किया जिसे सर्वसम्मति से पारित कर लिया गया। आपको बता दें कि भोक्ता जाति खुद को एसटी का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर आवाज उठाता रहा है। झारखंड के अलावे बिहार, बंगाल, असम, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में खरवार जनजाति की मुख्य उपजाति भोक्ता समुदाय के लोग बहुसंख्यक में हैं। ये समुदाय जंगलों और पहाड़ों में बसने के कारण सामाजिक और शैक्षणिक एवं राजनीतिक विकास से काफी दूर हैं। से संबंधित अनुसूचित जातियों की सूची में से भोक्ता समुदाय का लोप करने के लिए संविधान, अनुसूचित जातियां आदेश 1950 तथा झारखंड राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की सूची में कतिपय समुदायों को सम्मिलित करने के लिए संविधान, अनुसूचित जनजातीय आदेश 1950 का संशोधन करने के लिए विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। Motion moved. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Shri Arjun Munda. मैं झारखंड राज्य से संबंधित संविधान, अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन विधेयक 2022 को इस सदन में पुनर्स्थापित करता हूं। धन्यवाद अर्जुन। भोक्ता समुदाय को एसटी में शामिल करने का बिल राज्यसभा में पास होने का सभी दलों ने स्वागत किया। सभी दलों का कहना है कि काफी समय से ये मांग लंबित थी। देखिए, भोक्ता समाज के लोगों ने यह मांगे बहुत पहले भी रखी थी कि हमें एसटी का दर्जा दिया जाए। तो अगर उन्हें एसटी का दर्जा प्राप्त होता है तो हमें लगता है कि भोक्ता समाज की जो चिर परिचित मांगे थी वो पूरा होगी। इसकी एक प्रक्रिया होती है, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट इसकी पूरी स्टडी करता है, उसके बाद अनुशंसाएं भेजी जाती है केंद्र सरकार को और केंद्र सरकार इसे लागू करती है। देखिए, झारखंड शेड्यूल 5 का एरियाज है जहां ट्राइबल कस्टमरी लॉज प्रिवलेंट है और ट्राइबलों को विशेष सुविधाएं दी गई हैं। तो मुझे लगता है भोक्ता समाज को ट्राइबल का दर्जा मिलने से जो ट्राइबलों को झारखंड के शेड्यूल 5 एरियाज में अतिरिक्त सुविधाएं मिलती हैं उनका लाभ मिलेगा और जो उनका उत्थान है उसका मार्ग प्रशस्त होगा। कि बहुत ही स्वागत योग्य कदम है
और ये कदम जनजातीय मंत्रालय ने उठाया है। एक बहुत चिर प्रतीक्षित मांग थी, बहुत काफी दिनों से इस पर लेकर आंदोलन भी लोग करते थे और हमारी पार्टी का मानना है, हमारे नेता का मानना है कि ये देर से लिया गया लेकिन सही कदम है। लोकसभा में पीएम मोदी ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर जमकर तंज कसा है। पीएम ने कहा कि आज भी बहुत से लोगों की सुई 2014 पर ही अटकी है और कांग्रेस के रवैये से ऐसा लगता है कि वे अगले 100 साल तक सत्ता में नहीं आना चाहते। पीएम ने कहा कि झारखंड के गठन के बाद से ही जनता ने कांग्रेस को पूरी तरह से नकार दिया है और कांग्रेस की कोशिश पिछले दरवाजे से घुसने की हो गई है। झारखंड का जन्म हुआ 20 साल हो गए, पूर्ण रूप से कांग्रेस को स्वीकारते नहीं है, पिछले दरवाजे से वो घुसने का प्रयास करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, सवाल चुनाव नतीजों का नहीं है, सवाल उन लोगों की नीयत का है, उनकी नेक दिली का है कि इतने बड़े लोकतंत्र में इतने साल तक शासन में रहने के बाद देश की जनता हमेशा हमेशा के लिए उनको क्यों नकार रही है। लोहरदगा में तेज रफ्तार ट्रक ने एक रेलवे फाटक को क्षतिग्रस्त कर दिया। दरअसल किस्को रोड स्थित रेलवे फाटक पर ट्रेन के आने की सूचना हुई और गेटमैन ने फाटक बंद किया। तभी तेज रफ्तार ट्रक ने फाटक में तेज टक्कर मारी और फाटक को तोड़ दिया। इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन बड़ा हादसा टल गया। अगर ट्रेन यहां से गुजर रही होती तो यह हादसा होता तो काफी नुकसान हो सकता था। फिलहाल आरपीएफ ने ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया है और चालक की तलाश की जा रही है। 10 में इलेक्शन स्पेशल का टोरी से रांची जाने के लिए लाइन क्लियर हुआ और उसके बाद 11:27 में 28 में बोला कि चापी गाड़ी क्रॉस कर रही है, तो हम गेट को बंद करना शुरू किए, गिराना शुरू किए। उसी दौरान ट्रक आके धक्का मार दिया। गढ़वा के प्राचीन मंदिर से मूर्ति चोरी के बाद सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। जिले में अभी भी कई ऐसे मंदिर हैं जिसमें प्राचीन मूर्तियां मौजूद हैं। स्थानीय लोग मंदिरों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं और सरकार से इसे बचाने की गुहार लगा रहे हैं। वहीं जिले के एसपी का कहना है कि वे लोग इस मामले को लेकर काफी गंभीर हैं। लगातार जो कांडी में हमको लगता है दूसरा या तीसरा बार इस तरह का घटना हो चुका है, तो प्रशासन को इस पर पहले अंकुश लगाना चाहिए। जिस तरह के जो आपराधिक तत्व के लोग हैं उन लोगों पे अंकुश लगाना चाहिए। मान लीजिए पुलिस गश्ती को बढ़ाना चाहिए, जो उस तरह के चिन्हित हो रहे हैं उन लोगों पे मैंने कार्रवाई करना चाहिए। यहाँ पर बेशकीमती मूर्तियाँ स्थापित हैं, सरकार को चाहिए कि इसकी सुरक्षा का प्रबंध करे, चाहे जिस तरह से करे, समाज को जागरूक कर करके करे, समाज का सहयोग लेकर के करे, अपने सरकारी व्यवस्था से करे, जिस तरह से भी करे, लेकिन इसकी सुरक्षा होनी चाहिए। चोरी की घटना जैसे कि अभी कुछ दिन पहले कांडी प्रखंड के अंतर्गत हुआ है, उसके बाद से हमने निर्देश दिया है सभी थाना को कि अपने क्षेत्र में खास करके ऐसे मंदिर जहां पर कि बेशकीमती या चाहे एंटीक पॉइंट ऑफ व्यू से उसका वैल्यू हो या फिर किसी ऐसे अष्टधातु इत्यादि का बना हुआ हो जिससे कि उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो और चोर उसको निशाना बना सकें, ऐसे जगहों को चिन्हित करना है और वहाँ पर एक सिक्योरिटी ऑडिट कर लेना है कि वहाँ पर मंदिर के द्वारा किस प्रकार की सिक्योरिटी मेजर्स वहाँ पे रखे गए हैं। गोड्डा में मूर्ति विसर्जन के दौरान तमंचे पर डिस्को का वीडियो वायरल हो रहा है। बसंत राय थाना के डेरमा गांव मूर्ति विसर्जन के दौरान युवकों ने जमकर डांस किया, वहीं हथियार भी लहराते नजर आए और वो वायरल वीडियो आपके टीवी स्क्रीन पर है। देखिए किस तरीके से जुलूस ये निकाला गया था, जिसमें एक युवक अपने हाथ में तमंचा लेकर लहराता हुआ नजर आ रहा है। अगर थोड़ी सी भी चूक होती, तमंचे से गोली निकलता तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि ये लोग मानने को तैयार नहीं हैं और ऐसे कई सारे वीडियोस इसी तरीके के सामने आते हैं जब किसी पार्टी में या किसी डांस जुलूस में इस तरीके से तमंचा लहराया जाता है।
और टीपीसी और जेजेएमपी के बीच गोलीबारी हुई है। दो उग्रवादी संगठन के बीच गोलीबारी हुई है। पलामू लातेहार सीमा पर यह गोलीबारी हो रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, टीपीसी और जेजेएमपी के बीच गोलीबारी हो रही है। आपको बता दें कि सीमा पर यह गोलीबारी अभी भी चल रही है और दोनों ओर से कई राउंड गोलियां चलाई जा रही हैं। धनबाद में मूर्ति विसर्जन के दौरान दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें आधा दर्जन लोग घायल हो गए। वहीं पुरानी रंजिश में मारपीट की बात कही जा रही है। घटना बाघमारा अनुमंडल के रामकनाली ओपी इलाके की है, जहां पुलिस के सामने दो पक्षों में मारपीट हुई, जिसके बाद कई थानों की पुलिस ने हालात को संभाला। झारखंड में बीते दिनों कई जिलों में सरस्वती पूजा विसर्जन के दौरान मारपीट की घटना के बाद कोडरमा, चतरा, हजारीबाग और गिरिडीह में अगले आदेश तक के लिए इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। हजारीबाग के बरही में मूर्ति विसर्जन के दौरान मारपीट में नाबालिग युवक रुपेश कुमार पांडे की मौत के मामले में 27 नामजद के साथ अज्ञात 100 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। इसमें 4 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। घटना के विरोध में इलाके में दुकानें बंद रहीं। आक्रोशित लोगों ने सड़क को जाम कर बवाल भी काटा। मौके पर पहुंची पुलिस के आला अधिकारियों के समझाने के बाद करीब 2 घंटे बाद जाकर जाम को हटाया जा सका। पुलिस प्रशासन ने मामले की निष्पक्ष जांच के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। राज्य में अभी कानून व्यवस्था को लेकर के सभी कुछ सही चल रहा है क्या? क्या जो आम नागरिक है वो सुरक्षित है क्या? ये प्रश्न है। हम लोग तो मांग करेंगे ही कि इसमें जो है तुरंत ही स्पेशल कोर्ट बना करके स्पीडी ट्रायल करा करके ये जो है, चूंकि ये मॉब लिंचिंग का कानून बनने के बाद ये संभवतः ये पहला मामला है पूरे झारखंड में, तो स्पीडी ट्रायल करा करके इस कानून को जिसके लिए बनाया गया है, जिस प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने बनाया है, वो इसमें चरितार्थ करें ये लोग। देखिए, कुल 27 लोगों पे एफआईआर हुई है, जिसमें 4 गिरफ्तार हुए हैं। बाकी 23 लोग हैं नामजद अभियुक्त हैं, उनकी भी जल्द ही गिरफ्तारी हम लोग करेंगे। नामजद के अलावा सर कुछ अज्ञात भी लोगों के ऊपर? हाँ, अज्ञात 100 लोग भी हैं उसमें। रांची के जगन्नाथपुर थाना के हटिया के हेसाग इलाके में घर पर फायरिंग मामले का सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है। जो तस्वीर हम आपको दिखाने भी जा रहे हैं, उस तस्वीर को देखकर आप खुद समझ सकते हैं कि किस तरीके से अपराधी घर के दरवाजे और खिड़की पर निशाना साधकर ताबड़तोड़ फायरिंग की वारदात को अंजाम देकर भाग निकलते हैं। अपराधियों ने 14 राउंड फायरिंग कर इलाके में दहशत फैला दी थी। 32 डिसमिल की जमीन के विवाद को लेकर 20 दिसंबर 2020 को पीसीआर वैन के सामने ही अलाउद्दीन की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद मामले में कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को जेल भेज दिया गया था। हालांकि कुछ महीने पहले ही आरोपी जमानत पर बाहर आए थे और उसके बाद से ही परिवार को धमकियां मिल रही थी। बहरहाल पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। कि हम लोग को धमकी भी दिया जा रहा था, जो 1 साल पहले हुआ था जमीन विवाद को लेके, चचा को मर्डर हुआ था। उसके बाद वहां से 5-6 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। 22 लोगों का नाम दिया गया था। वो लोग बाहर ही थे। फिर उन लोग का बाहर बेल हो गया और जो लोग जेल में थे उन लोग का भी बेल हो गया। मात्र वहाँ पे 2 हैं, सिर्फ अभी 2 लोग वहाँ पे जेल में हैं, बाकी बात सबका बेल हो गया है। बेल होने के बाद अक्सर वो लोग हम लोग का घर वाले लोग से झगड़ा करते हैं, बार में झूठा केस जाते हैं थाना में दर्ज करने के लिए और फिर आते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, फिर धमकी दिया जाता है कि मर्डर करवा देंगे, ये करवा देंगे। हाल के दिनों में राजधानी रांची के अंदर अपराध की बढ़ती घटनाओं के बाद रात के वक्त पुलिस जांच बढ़ा दी गई है। शहर के अंदर करीब 9 जगहों पर पुलिस हर वाहन की जांच करती आपको दिखाई देगी। किसी आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने की नीयत से बाहर निकलने वाले अपराधी पुलिसिया जांच के केंद्र बिंदु में हैं। चाहे वो 2 पहिया वाहन की बात करें या फिर 4 पहिया वाहन की, जांच पुलिस के द्वारा की जा रही है। रांची के सहजानंद चौक पर पुलिस जांच का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता अविनाश कुमार ने। रांची में रात के वक्त सुरक्षा के लिहाज से पुलिस का जांच अभियान इस वक्त चल रहा है। राजधानी रांची के अंदर अगर आप देखें 9 जगहों पर इस तरह के सुरक्षा जांच की जाती है, ताकि अगर अभी हाल के दिनों में भी अगर आप देखें तो जो घटनाएं घटी हैं उस पर कैसे विराम लगे और
जो लोग रात के वक्त एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं वो कितना ज़रूरी है, किस काम से जा रहे हैं, इसकी एक पड़ताल भी हो रही है। रात के 10:30 से ज़्यादा के समय हो चुके हैं और उसके बाद की ये तस्वीर है। इस वक्त जहां मैं खड़ा हूं ये शाहजहां चौक का इलाका है और मैंने जैसा कि कहा कि 9 ऐसे राजधानी रांची में अगर आप देखें तो इस तरह की जांच की जा रही है और जांच का उद्देश्य जैसा कि मैंने कहा कि वैसे लोग जो रात के वक्त इतनी रात को एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं उनकी पड़ताल करना है। क्या क्या जांच में आप लोग अभी देखते हैं? एंटीग्राम चेकिंग है। क्या उसमें दिशा निर्देश है? जैसे हम देख रहे हैं डिक्की जांच है, सभी को जांच कर रहे हैं। एंटीग्राम में हथियार, गोली, अवैध गांजा, अफीम वगैरह जो भी है, इसी का एंटीग्राम चेकिंग है। इसके लिए ये कहाँ कितनी जगह पर चल रही है रांची के? अगर हम देखें अगल बगल में अगर आप बता रहे थे कि 9 जगह के करीब हो रहा है। हाँ, लगभग 9 जगह एंटीग्राम चेकिंग है। लगभग सही कह रहे हैं। और आप देखें जितनी भी गाड़ियां यहां से होकर गुजर रही हैं सभी गाड़ियों की प्रॉपर तरीके से जांच पड़ताल हो रही है, उनसे पूछताछ किया जा रहा है। जो पुलिस के जवान हैं, जो अधिकारी हैं, वो लगातार इसकी पड़ताल कर रहे हैं कि आने जाने वाला व्यक्ति कौन है, किस मकसद से एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। ये जरूरी भी है क्योंकि अगर ये सारी चीजें लगातार चलती रहें तो पुलिस का जो एक खौफ है और खासकर अपराधियों के अंदर अगर हम बात करें तो ये दिखता है और इससे अपराध को बहुत हद तक आप रोक सकते हैं। खासकर रात की वक्त की बात करें तो ऐसे जो लोग आते जाते हैं, कई बार घटनाएं घट जाती हैं, कई बार छिनतई की घटनाएं घटती हैं, लेकिन पुलिस अगर सजग होगी तो ऐसी घटनाओं पर आप रोक लगा सकते हैं। कैमरा पर्सन अमित के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 18 रांची। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक